हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। और आज हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर भी रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट जो टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे थे, कब कब रीअरेंजमेंट होगी कार्बोकेटाइन की। और उसके अंदर एक टॉपिक और हमें करना है, दैट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये जो फ्री रेडिकल है इट इज़ एक्सट्रीमली CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज एक्सट्रीमली स्टेबल। तो दिमाग में आता है कि इसके अंदर रेजोनेंस कहाँ पे है, राइट? इतना स्टेबल क्यों है ये? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल कैसे हो गया ये? तो इसकी रेजोनेंस देखेंगे हम। इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, इसको बोलते हैं हम डांसिंग रेजोनेंस, या फिर बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। और इसके बाद जो है हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन का टॉपिक कवर करेंगे आज ही। और फिर उसके बाद एरीन पे जाएंगे हम। एल्काइल हैलाइड तो हमारा कवर हो चुका है, फिर हेलो एरीन्स पे जाएंगे, एराइल हैलाइड पे जाएंगे हम, यानी बेंजीन के साथ जो हेलोजन जुड़ा हो अगर उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आए डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, और उसके बाद एरीन्स पे जाएंगे। हेलो एल्केन हम कर चुके हैं, अब हेलो एरीन करेंगे, या फिर एल्काइल हैलाइड हम कर चुके हैं, फिर उसके बाद एरीन हैलाइड करेंगे या एराइल हैलाइड करेंगे। ना इसमें रेजोनेंस कहाँ पे है, इतना स्टेबल ये स्ट्रक्चर क्यों है? तो देखो इसके अंदर पहले तो साइक्लोप्रोपेन पे आते हैं हम। साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, या ये भी हो या ये अकेला भी हो। ये वाला कार्बन जो है अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कितना होना चाहिए एंगल, मतलब एक्चुअल में यहाँ के इसके अंदर ये एंगल 60 डिग्री है, बट हमें पता है कि sp3 कार्बन में हर एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, राइट? 28 मिनट्स। तो कितना स्ट्रेन आ गया? लगभग 49 डिग्री का स्ट्रेन आ गया। दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेन के अंदर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन यानी जो दबाव आ रहा है वो तकरीबन 49 डिग्री का है। इसका मतलब ये जो है रिंग स्टेबल नहीं है, ये चाहेगी खुलना। रिंग खुल जाएगी तो क्या होगी, मतलब अगर स्ट्रेन कम हो जाए किसी तरह से तो एनर्जी सिस्टम की कम होगी या स्ट्रेन कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इसकी बात करते हैं CPM की। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। कैसे? ना इस बॉन्ड को इमेजिन करो, अगर हम तोड़ते हैं इस बॉन्ड को, इस तरह की इस पॉजिटिव चार्ज को, इसके दो नाम है, डांसिंग रेजोनेंस और बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों ही देखेंगे कैसे आए। नाउ इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएं। ये जो बॉन्ड है अच्छा वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों को हमने इस कार्बन को दे दिया और इसने डबल बॉन्ड बना लिया इसके साथ। तो फिर क्या होगा, ये तो बॉन्ड टूट गया और इनमें आपस में डबल बॉन्ड आ गया, इन ऊपर वालों में। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, करेक्ट? ये इस तरह से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गए, ये वाला कार्बन। 1 2 3 और 4 ऐसे लिख लेते हैं, अभी भी 1 2 3 और 4। इसका कार्बोकेटाइन था, इसके साथ एक और बॉन्ड बना लिया तो क्या हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। रिंग खुल गई, कुछ स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, करेक्ट? स्ट्रेन इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे रिंग खुल गई है, स्ट्रेन कम हुआ है, तो ऑफकोर्स एनर्जी कुछ तो कम हुई होगी। अब इसके अंदर स्ट्रेन नहीं है, तो एक तो ये बना। अब सपोज हम 1 3 को अगर खोलते हैं, 1 3 को, अब इसी की जगह 1 2 खोल दें अगर, 1 2 हमने खोल दिया था, 1 2 भी इसी तरह खोले तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, 4 1 2 3, करेक्ट? 2 पे आया कार्बोकेटाइन, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी भी है क्या? अब
देखो इसके अंदर क्या हुआ है, पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, तो किसकी याद आएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन की याद आएगी, राइट। इसलिए इसको बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। बट मोर फेमस कैसे है ये, डांसिंग रेजोनेंस के नाम से फेमस है। डांसिंग रेजोनेंस क्यों हो रही है, देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, पहले यहाँ था 4 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर आया, फिर 2 के ऊपर आया, इसलिए इसका नाम रेजोनेंस भी है, क्योंकि चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, सिग्मा और पाई बॉन्ड की ब्रेकेज। ज़्यादा फेमस इससे नहीं है, इसी से है, डांसिंग रेजोनेंस के नाम से इसको याद रखो। और कोई पॉसिबिलिटी भी है क्या, अब मैं चाहता हूं कि 3 के साथ बॉन्ड बनाए, ये 4 वाला जो है 3 के साथ बॉन्ड बनाए, और 4 वाला 3 के साथ बॉन्ड बनाए। ऐसा तो नहीं हुआ किसी में, पहले 4 वाला हमेशा 1 के साथ बॉन्ड बना रहा है दोनों स्ट्रक्चर में, अब 4 वाला 3 के साथ बॉन्ड बनाए, तो 3 के पास क्या होना चाहिए, फालतू इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, 3 से, 2 से। तो स्ट्रक्चर कैसा बना, देखो 4 ये वाला है, 4 ने 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 का टूट गया बॉन्ड, 1 के साथ ऑलरेडी है बॉन्ड, 1 के साथ ऑलरेडी 4 का बॉन्ड भी है, 3 का बॉन्ड भी है, और अब जो 2 था उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट। ध्यान से देखो, मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो ये स्ट्रक्चर कब बना, जब 2 और 3 का बॉन्ड टूटा। 2 और 3 का बॉन्ड इस तरह से टूटा कि 3 के पास इलेक्ट्रॉन आए, उसने 4 से बॉन्ड बना लिया, मतलब ये जो प्रोपेन अब बना 1, 3, 4 के बीच में बन गया प्रोपेन, और 2 के पास आ गया कार्बोकेटायन, यानी ये इसमें चला गया। अब वो भी सीपीएम था, ये भी सीपीएम है, लेकिन हो क्या रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। कितने सारे स्ट्रक्चर बन गए, एक तो ये था ऑलरेडी, इसके 1, 2, 3 और बन गए। अब मैं दोबारा चाह रहा हूँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बार 3 के साथ बॉन्ड ना बने, 2 के साथ बॉन्ड बन जाए। तो किस तरह से ये टूटेगा ब्रेक, इस तरह से टूटेगा, और 1, 2, 4 के अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगा। 1, 4 ये है, 1, 4, 4 का 2 के साथ बॉन्ड बन गया, 1 का तो ऑलरेडी था ही, और 3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक और स्ट्रक्चर बन गया। देख रहे हो कितना ज़्यादा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। और एक अच्छी बात क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा था, जो साइक्लोप्रोपेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो वो स्ट्रेन कम हो रहा था, इसलिए ये स्टेबल होंगे, और इनमें तो जस्ट डीलोकलाइजेशन है, इसीलिए सीपीएम को इतना स्टेबल हम मानते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी भी है, सोचो। और कोई पॉसिबिलिटी भी है, चार्ज और भी ज़्यादा हम घुमा सकते हैं क्या इसके अंदर। अगर 1 और 3 में बॉन्ड टूट जाए और 3 जो है 4 को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये कैसा होगा। अब 1, 4 में भी बॉन्ड है, 1 और 4 के अंदर बॉन्ड है, 4 और 3 के अंदर भी बॉन्ड है, 3 और 2 के अंदर भी बॉन्ड है, और 4, 2 में भी बॉन्ड है। 1 का एक बॉन्ड टूट गया, 1 ने 3 को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो 1 पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, और देख रहे हो कितनी सारी चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रही है, जिनमें से कुछ तो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर भी हैं, क्योंकि रिंग की जो एंगल स्ट्रेन था वो कम हो रहा है, इसी को ही बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। या फिर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो कभी कभी बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से भी इसको बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिला के इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स सीपीएम सच ए स्टेबल कार्बोकेटायन। जितने भी हमने, तो जो ऐसे कार्बोकेटायन हैं जो स्टेबल होके एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाए, उनसे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल शायद ये ना हो, लेकिन बाकी सभी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सभी से, या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दिस इज स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ऑल्सो। तो हमें पता होना चाहिए ये क्यों इतना स्टेबल है। नेक्स्ट, रिंग एक्सपेंशन में भी ये काम आएगा। नाउ कमिंग ऑन टू रिंग एक्सपेंशन, दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट डांसिंग रेजोनेंस।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग एक्सपेंशन। फिर आएंगे हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे भी, एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। नाउ स्ट्रेन देखो, sp3 कार्बन के अंदर जैसे कि अभी बात की थी हमने, एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए 28 मिनट्स। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में है कितना, इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, 5 वाले की बात करें, 6 की बात करें, 7 की बात करें या 8 की बात करें, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे अनस्टेबल हैं। ये भी अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, ये इसमें कोशिश करेगा, ये इसमें कोशिश करेगा, ये इसमें कोशिश करेगा आने की। मतलब 3 सबसे कम अनस्टेबल, इसकी जो एनर्जी तकरीबन 27 कुछ किलो जूल पर मोल है, जो स्ट्रेन की वैल्यू है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है इसमें, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी है इसकी। इसकी 26, इसकी 6.3 कुछ, इसकी लगभग 0, इसकी इससे कुछ कम 6 मान लो, ठीक है, इसके 9 के आसपास। मतलब ये सारे ही, ये इसमें आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा, 4 वाला 5 में आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा, 5 वाला 6 में आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा, 7 वाला 6 में, 8 वाला भी 6 में आने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी है। किलो कैलोरी पर मोल की बात करें तो किलो कैलोरी पर मोल, तो इस रिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फिर इसकी मतलब ये कोशिश करेगा इसमें आने की, ये इसमें, ये इसमें, ये भी इसमें और ये भी इसमें, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। तो हम समझ रहे हैं कि स्ट्रेन की वजह से रिंग एक्सपैंड कर सकती है। इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए कार्बोकेटाइंस की और हाइब्रिडाइजेशन की। तो कार्बोकेटाइन के बारे में हम समझ चुके हैं, कैसे रीअरेंजमेंट हो सकती है कार्बोकेटाइन में, और हाइब्रिडाइजेशन हम समझ सकते हैं कि 109 होनी चाहिए, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, सब में इस तरह से 109 से परे है, ज़्यादा है या कम है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है और सिस्टम क्या करता है, या तो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि एंगल 109 के आसपास रहे। सो क्या होता है इसमें, इसी के अंदर सीपीएम भी आता है। लेट्स सी, अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन है, करेक्ट, ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है, तो दिमाग में ऐसा आएगा कि रीअरेंज करके इसको, दिमाग में ऐसा आता है रीअरेंज करके इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये 3 डिग्री है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होंगे, मगर एक्चुअली क्या होगा, 1 और 2 ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, अब बन गई 5 रिंग। वन 2 5 3 4 यहाँ पे आएगा। वाई? बिकॉज 4 पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दैट इज वेरी अनस्टेबल कंपेयर टू 5 वाली रिंग पे आए। तो व्हाट इट डज इज इट प्रेफर्स टू एक्सपैंड। अगेन some more examples। ठीक है, मैकेनिज्म्स में या जो लंबे क्वेश्चंस होंगे जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उसमें ये काफ़ी यूज़ होगा, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। इसके अंदर ये 2 डिग्री है, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे। तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमें दे दिया तो पहले तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से इधर और कार्बोकेटाइन आएगा यहाँ पे। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। बट सेकेंड स्टेप ये नहीं होगा कि यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आए ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इधर जाएगा। तो सपोज अगर 4 5
अब 4 और 3 में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 1 2 4 5 5 3 और 3 और 5 में बन चुका है। इलेक्ट्रॉन किसके लूज हुए, 4 के, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा और ये मिथाइल ग्रुप 5 के साथ जुड़ा हुआ था। दिस इज बेटर रादर देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आता तो क्या होता, 4 डिग्री पे होता पॉजिटिव चार्ज, 4 डिग्री नहीं मतलब सॉरी 4 की रिंग पे, साइक्लोब्यूटेन पे। अब किस पे है, साइक्लोपेंटेन पे है। विच इज़ मोर स्टेबल, 5 वाली रिंग, 3 से ज़्यादा स्टेबल 4, 4 से 5, 5 से ज़्यादा स्टेबल 6। पर इसको ऐसे लिखते नहीं है, लिखोगे इसको ऐसे ही, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये कौन सा है, 4, ये है 5, 5 के बगल में, 4 के बगल में था 1 2 3 4 5। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाओगे। 5 की रिंग दिखानी है, ऐसे नहीं दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे। क्या अब कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ। अब ये 5 वाली रिंग के ऊपर तो है ही ये, पर मैं देख सकता हूँ कि इसके बगल में अगर यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास, तो यहाँ से रीअरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ से रीअरेंजमेंट होके ये किस में जाएगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, यहाँ से माइग्रेट करोगे, यहाँ से यहाँ आएगा H- और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। तो देख रहे हो रिंग एक्सपेंशन का फ़ायदा क्या है, 4 वाली रिंग 5 में हो गई है, और 5 में आने के बाद अगर कोई फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो तो हम कराएंगे ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको ट्राई करके दोनों ही रिंग्स में कुछ बदलाव ऐसा ला सकते हो क्या जिससे स्टेबल हो जाए। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि रिंग कार्बोकैटायन दिया हुआ है और रिंग जो है कार्बोकैटायन के बहाने एक्सपैंड हो रही है। उससे क्या होगा, स्ट्रेन कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी फॉरवर्ड में हमारा कंपाउंड जाएगा। कि फॉरवर्ड क्या है इसमें कि रिंग एक्सपैंड हो जाए कार्बोकैटायन के बहाने। अब इसमें 2 रिंग है, पहले इस रिंग की बात करते हैं हम। 1 2 1 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 की रिंग 5 में आ जाए। क्या ये पॉसिबल है, यहाँ की बजाय ये रिंग ही एक्सपैंड हो जाए। तो वो कैसे हो सकती है, 2 और 3 का बॉन्ड टूट जाए और 3 यहाँ से बॉन्ड बना ले, यानी ऐसी रिंग थी, अब 3 और 1, फिर 1 2 के साथ 1 2 3 4 5 ऐसे करो, 1 2 3 4 5। देखो इसको खुद से बना के देखना तभी क्लियर होगा। 1 2 3, 2 3 में तो बॉन्ड गया, 3 और 5 में बॉन्ड है अभी भी, और 4 और 5 में भी बॉन्ड है। ये कितने की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 की रिंग हो गई। तो 5 की तरह ही दिखाओगे तो बढ़िया है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पे आया है, अब पॉजिटिव चार्ज आया है अब 2 पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया है, करेक्ट। नाउ राइट, दिस इज व्हाट रिंग एक्सपेंशन। मगर इससे हम इस रिंग पे नहीं जा सकते। एक और तरीका क्या है, 2 और 5 का बॉन्ड तोड़ो। अगर हम 2 और 5 का बॉन्ड तोड़ते हैं तब देखो क्या होगा। 2 और 5 का बॉन्ड हमने तोड़ा, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, 5 यहाँ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, 2 पे,
5 4, ये इस तरह गया। यानी अब इसको अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज 2 पे है, 3 के बगल में 2। अब इसके साथ और क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ से यहाँ अटैक होना मुश्किल था। नाउ इस रिंग में हो सकता है यहाँ से भी कुछ फ़ायदा मिल जाए और एक्सपेंड हो जाए ये 5 की रिंग। करेक्ट, ये जो 5 की रिंग है ये और एक्सपेंड भी हो सकती है। कैसे, ये बॉन्ड अगर टूट के इधर लग जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 5 की रिंग बनी, ये 6 की हो गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया। एक 2 3 4 5 6, ये 5 की है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। यानी ये 5 रिंग बन गई। या फिर ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ऐसे दिखाओगे तो बेटर है। और पॉजिटिव चार्ज इधर, दोनों रिंग्स ही एक्सपैंड हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिंग एक्सपेंशन। कहने का मतलब क्या है, जहां पे मौका मिलेगा पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से कोई भी रिंग को, तो वो एक्सपैंड होगी, छोटा अगर स्ट्रेन है तो। और फिर आते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे। नौ कितने रिंग है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वाला किस में कोशिश करेगा, 6 में आने की। तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, ये इसको हेल्प करेगा, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इधर गया। करेक्ट, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको ऐसे दिखाओ तो बढ़िया है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। करेक्ट, या और कोई पॉसिबिलिटी भी है, ठीक किया है क्या। हमने 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग थी, हमने 6 में बना दी। कैसे, ये बॉन्ड तोड़ के। ये बॉन्ड कैसे टूटा कि इसको इसकी हेल्प मिली। करेक्ट, तो ये बॉन्ड एलिमिनेट हो गया और ये बॉन्ड एलिमिनेट होते ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। फिर 6 को हमने ऐसे दिखा दिया और पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहा। इसके कितने सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 3 6 1 7। यहाँ पे आ जाए 2 1 2 3 4 5, तो यही पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन का। करेक्ट, तो 7 की रिंग जो है हमने 6 की कर दी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल टिपिकल केस है सीपीएम का। अगर साइक्लोब्यूटेन का फ्री रेडिकल दे रखा है तो क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। इसके पास लोन पेयर आए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड में, इसके पास लोन पेयर आए और ये इसकी हेल्प करे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बहुत ही कम केस हैं, ठीक है, यही आते हैं जनरली। 7 से 6 हो जाए रिंग या 4 से 3 हो जाए। अब ये बन गया सीपीएम और ये है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रेन के बावजूद। क्यों, डांसिंग रेजोनेंस का केस है। तो यहाँ पे तो आसान है, साइक्लोब्यूटेन ब्यूटाइल था फ्री रेडिकल, यहाँ पे हमें सीपीएम मिल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ रिंग्स हों, ग्रुप्स अटैच्ड हों, जैसे कि
जैसे कि ये क्वेश्चन है ये भी वैसा ही 4 पे रिंग है, लेकिन अब बॉन्ड टूटेगा कहाँ से और पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ पे? देखो ये तो बन रहा है बढ़िया से, इसको हेल्प मिलेगी या तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाए या ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाए, करेक्ट? यानी हेल्प तो इसी ने करनी है। अब अगर करेक्ट हेल्प तो यही करेगा, ये वाला कार्बन, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, कहाँ आना पसंद करेगा? इधर। तो कैसा बनेगा? Cn, अब यहाँ तो आएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज आया है इधर, क्यों? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि इसको स्टेबल कर देंगे। अब बना ये भी CPM जैसा ही, डांसिंग रेजोनेंस यहाँ भी होगी, लेकिन बॉन्ड कौन सा टूटेगा वो इंपॉर्टेंट था कि हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए। अगर ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो किस तरह से आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज Cn यहाँ पे, Cn हमें पता है हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -I से, तो कार्बोकैटायन यहाँ नहीं बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 2019 के, लेट्स कंप्लीट दोज एज वेल। मेजर प्रोडक्ट पूछा है क्लोरीन, और इसमें डाला है ETO-Na इथाइल ग्रुप, हीट X और फिर डाल दिया HBr Y, और इसमें Y बताना है हमें क्या होगा। अगेन ये कैसा है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल या बेस जो भी, पर ज़्यादातर हम इसको बेस की तरफ मानते हैं, राइट? E1 E2 जो हमने स्टार्ट किया था तो 3-4 लिखे थे कॉमनली यूज्ड बेस, जो जिनसे लिखने से हमें पता लगा कि एलिमिनेशन की तरह सोचना है। सेकेंड यहाँ पे हीट लिख दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एल्कीन जो बनता है वो किस तरह से बनता है? मोस्ट स्टेबल, यानी यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये क्लोरीन हटा दिया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हटा दिया, तो X हमारे पास क्या आया? X ये आ गया। नाउ एडिशन ऑफ HBr, फिर मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है, यानी H+ का अटैक पहले होगा और इस तरह से होगा कि कार्बोकैटायन जो बने वो स्टेबल हो। तो H+ मेरे ख्याल से इधर ही लगना चाहिए, कार्बोकैटायन, ताकि यहाँ बने, और कार्बोकैटायन जब यहाँ बनेगा तो इसके अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो Br, फिर Br- का अटैक इस तरफ ही होगा, यानी प्रोडक्ट फाइनल क्या है हमारा? ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हीट देके और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देके हमें बता दिया, स्ट्रॉन्ग बेस देके हमें बता दिया कि एलिमिनेशन होने वाली है। HBr सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल हमें याद होना चाहिए, उसके हिसाब से एडिशन हो जाएगी, एलिमिनेशन एंड देन एडिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है 2 क्लोरो 1 फिनाइल, 2 क्लोरो, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया, मतलब ब्यूटेन। 1 पे फिनाइल है, 2 पे क्लोरो है। इसको हीट करेंगे, भाई हीटिंग से एलिमिनेशन का पता लग जाएगा। फिर एल्कोहलिक है ये, है ना, एल्कोहलिक है एक तरह से। एल्कोहलिक में क्या होती है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किस तरह होती है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिले, चाहे भला E1 हो भला E2 हो, लेकिन क्या होगा? स्टेबल एल्कीन मिले। तो स्टेबल एल्कीन किस में मिलेगा? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, करेक्ट? अगर यहाँ पे पीएच ना होता, फिनाइल ग्रुप ना होता, तो डबल बॉन्ड यहीं आने में फ़ायदा था। मगर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कंजुगेशन हमें ध्यान होना चाहिए, ऐसा कुछ है ये। डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, अगर ये ना होता तो यहीं पे आता, फिर क्या होता? 3 इधर 3 इधर, बढ़िया अल्फा हाइड्रोजन होते, मस्त स्टेबल होता है एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन से। बट अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से कॉन्जुगेशन हो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेफर होगा। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, सेकेंड इज ये है मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन।
फिर इसके लिए हाइड्रोकार्बन पे जाना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन पे जाओगे तो याद आएगा कि इससे क्या होता था, OH लगता था। एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन में काम आता था ये, इसमें अल्कोहल बनता था और इस तरह से एडिशन होती थी। वाटर की एडिशन होनी है, एक जगह OH माइनस, पहले H प्लस, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। नहीं याद है तो हाइड्रोकार्बन का वीडियो दोबारा से देखो या फिर नोट्स रिवाइज करो। तो मेरे हिसाब से H प्लस यहाँ पे आना चाहिए, तभी कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। तो H यहाँ, OH, H यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आया, OH माइनस का अटैक यहाँ पे, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो हुआ PHOH। ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, बट दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। करेक्ट, सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। एलिमिनेशन गैस करना था, एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट गैस करना था। तो 2 पॉइंट्स इसके, और तीसरा पॉइंट हाइड्रोकार्बन का ये याद होना चाहिए, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड होता है एल्कीन में। और दूसरा क्या था, BH3 था, उसमें क्या था, एंटी मार्कोनिकोफ रूल और एडिशन ऑफ वाटर था उसमें भी, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3 के साथ इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट दे देगा, मतलब AgNO3 के साथ कौन सा रिएक्ट कर जाएगा। एक ये है, फिर CCl4, फिर CHCl3 और फिर CH3 थ्राइस Cl। तो याद आया अगर AgNO3 हमने कहाँ पे यूज़ किया था कि AgNO3 एक ऐसा है जो क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड फटाफट तोड़ देता है और कार्बोकेटाइन जनरेट कर देता है। याद करो SN1 में हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री को भी वो SN1 करवा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत कामयाब है वो कार्बोकेटाइन जनरेट करने में और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड तोड़ने में। तो कौन सा बढ़िया आराम से बॉन्ड टूट सकता है, देखो ये तो टूटने से रहा। क्यों? इसमें एक तो रेजोनेंस है, राइट, रेजोनेंस ना भी हो तो ये बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है क्योंकि ये sp2 का है। CCl4, अब भाई इतने सारे विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कहाँ टिकने देंगे, ये भी नहीं। सेम रीज़न ये भी, 2 तो हैं इसमें 3 थे, कोई बात नहीं। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये बॉन्ड टूटना बहुत आसान है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। और AgNO3 अगर नहीं पता था तो SN1 रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। नाउ मूविंग ऑन टू हेलोएरीन्स। आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हेलोएरीन्स की, या फिर एराइल हैलाइड, ठीक है ना, एल्काइल की जगह एराइल आ जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड हम स्टडी कर रहे हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ये वाला बॉन्ड हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखना ये है कि सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन से थे। एल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। न्यूक्लियोफाइल को आता था, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता था, एक लीविंग ग्रुप था। तो सबसे पहले ध्यान तो इस बॉन्ड के ऊपर देंगे हम, ये बॉन्ड है कैसा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई कराना कोई बहुत आसान काम नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में उतने सक्सेसफुल नहीं है, बहुत ही मुश्किल से होंगे जितने हमने एल्काइल हैलाइड में किए थे। sp3 कार्बन था वहाँ पे, एक तो कार्बन यहाँ पे sp2 है, बेंजीन में sp2 कार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इतनी बातचीत होगी नहीं उसकी, गिने चुने एक्सट्रीम कंडीशंस में ही होंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस नॉर्मली नहीं होते, जैसे एल्काइल हैलाइड में होते थे आराम से फटाफट, इतने सारे केस किए थे हमने, ऐसे यहाँ पे नहीं होंगे, गुने चुने 1-2, और उनमें भी टेम्परेचर 350 के आसपास, प्रेशर 300 ATM के आसपास, तब जाके होंगे। नाउ द रीज़न इज एल्काइल हैलाइड में 4 बॉन्ड बना रहा था कार्बन बढ़िया से, ये sp3 था, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 का मतलब क्या है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कार्बन की ज़्यादा, और CX बॉन्ड लेस पोलर। अब कोई सोच रहा हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों होगी, तो इसलिए होगी क्योंकि S कैरेक्टर ज़्यादा है इसमें, है ना। S कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ऐसे अगर sp हाइब्रिडेशन वाला कार्बन हो तो और स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड। तो sp2 कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड में पोलैरिटी कम है, तो बॉन्ड इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब है तोड़ना मुश्किल है। तो एक स्टेप ये भी था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता था, यहाँ कोई चांस है नहीं टूटने का, इसलिए दिस इज देयर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सेकेंड रीजन है कॉन्जुगेशन। हमें पता है कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो बेंजीन से अटैच्ड हो, जिसके ऊपर लोन पेयर हो, वो क्या करेगा, प्लस m इफेक्ट दिखाएगा। प्लस m का मतलब क्या है कि जो ये लोन पेयर्स हैं हेलोजन के, ये इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग है। तो सेकंड क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे बहुत सारे, डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड स्ट्रक्चर ये बनेगा क्लोरीन, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हो गया, फिर नेक्स्ट में यहाँ मूव होगा नेगेटिव चार्ज, अगले में यहाँ मूव होगा नेगेटिव चार्ज, और फिर नेक्स्ट में वापस आ जाएगा। करेक्ट, क्लोरीन, नेक्स्ट में ये वापस आ गया क्लोरीन। तो कितने स्ट्रक्चर हुए, 1 2 3 4 5, और इन 5 में 3 पे भले ही वो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, अगर ये पांचों के कंट्रीब्यूशन देखो तो किस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, GOC याद करो, जिनमें चार्ज हो ही ना, इनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज है, सब में क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फालतू बॉन्ड्स बना रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है, तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन ना हो, 1 एंड ये लास्ट वाला, पर इनकी कंट्रीब्यूशन भी होगी। तो ये कॉन्जुगेशन में है, या ऐसे बोल सकते हो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या तो कॉन्जुगेशन वाला ही पॉइंट मान लो इसको कि ये कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर तो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी सारी रीजंस ही हमें ये बता रही हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड या कार्बन हेलोजन का बॉन्ड बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो sp2 हाइब्रिडाइज की वजह से हो या पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से हो, उसको तोड़ना आसान नहीं है। तोड़ना आसान नहीं है मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं होंगी। जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट चेंज कर दिया, करेक्ट, सॉल्वेंट के हिसाब से रिएक्शन करवा लेते थे, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजंस 2 हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp लेस पोलर बॉन्ड। तो सारी रीजंस क्या कहाँ पे हमें इंडिकेट कर रही हैं, सारी रीजंस इंडिकेट कर रही हैं कि बॉन्ड बहुत स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना आसान नहीं है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए तो हमारे पास आएगा NaOH। अब टेम्परेचर होगा 623 केल्विन या 350 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड स्टेप 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप HCl या कोई भी एसिड, तब जाके हम यहाँ पे OH लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो होगी मगर कंडीशंस जो हैं काफ़ी चेंज होंगी इसकी। नो इसमें क्या हमने ऑब्जर्वेशन की कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, सपोज यहाँ पे NO2 दे दिया, तो सेम रिएक्शन जो है
थोड़ी माइल्ड कंडीशन में भी हो सकता है, 443 केल्विन और 1 atm पे भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है रिएक्शन को फास्ट क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे अटैक किसका होना है? OH माइनस का, राइट? अटैक होना है, यहाँ पे रिप्लेस होना है। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, उसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इसको क्या बनाएगा? और भी इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा वो इसके ऊपर। इस इन बॉन्ड्स पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात करें अगर, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ या जितना ये इलेक्ट्रोफिलिक हुआ उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो इसको उतना ज़्यादा अटैक होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दें तो रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी माइल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड मेटा, नहीं पैरा पोजिशन। मेटा क्यों नहीं? क्योंकि जब चार्ज घूमता है तो मेटा के ऊपर नहीं आता। अभी मैकेनिज्म से और क्लियर होगा। पैरा पोजिशन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन पैरा पोजिशन मेक्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ईजियर। तो कैसे होता है? पहले एडिशन होगी, OH माइनस की, फिर क्लोरीन की एलिमिनेशन होगी। 2 स्टेप में क्यों हुआ? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? OH माइनस आ गया, फिनॉल बनेगा तो एसिडिक होता है और Na प्लस की प्रेजेंस में ये रिप्लेस हो जाएगा, ONA प्लस आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब एसिडिक कंडीशन में लाएंगे, बेसिक कंडीशन में तो ऐसा रह नहीं पाएगा ये, करेक्ट? बेस है NaOH, फिनॉल है, थोड़ा एसिडिक है, इतने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बेस की प्रेजेंस में H प्लस जाएगा, इसका Na आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद मिलेगा ONA प्लस, सेकेंड में फिर Na प्लस रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ने इसको स्टेबल किया। तो लेट्स से यहाँ पे था क्लोरीन और अटैक हुआ OH माइनस का, यहाँ पे 5 बॉन्ड तो बनने से रहे, तो क्या होगा? क्लोरीन OH, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। लेट्स से पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, दैट मीन्स क्लोरीन OH, नेगेटिव चार्ज NO2। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव हुआ, NO2 क्लोरीन OH, और नेक्स्ट स्टेप में फिर यहां मूव हुआ, अब क्लोरीन चला जाएगा अपने लोन पेयर लेके। OH प्लस Cl माइनस, ये स्टेप था लास्ट। तो इसमें किसी एक स्टेप पे अगर हम देखें मैकेनिज्म सारा, तो माइनस चार्ज आया था, अब उस माइनस चार्ज को NO2 ने क्या किया? स्टेबलाइज किया, यानी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को NO2 ने स्टेबलाइज किया, तो इजी होगा निकलना, करेक्ट? इसको ऐसे ही बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, हमने अभी एडिशन एलिमिनेशन देखा है। पहले एडिशन किसका हुआ? OH माइनस का, देन Cl माइनस की एलिमिनेशन हुई। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। और कौन से वाला मैकेनिज्म था? ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म था। पहले आके एडिशन हुआ, फिर आके एलिमिनेशन हुआ। तो ऐसे ही अगर हम इसके साथ साथ ऑर्थो पे भी लगा दें, अगर जैसे हमने देखा, अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन हो और उसके साथ फिनॉल बनाना हो तो
623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर या 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर। अगर यहाँ पे लगा दें तो क्या था 423 केल्विन, और अगर ऑर्थो पे भी लगा दें तो 368 केल्विन से काम चल जाएगा। यहाँ भी लगा दें तो 368 केल्विन, वही वाले स्टेप्स, मतलब NaOH डालेंगे और सेकेंड स्टेप में H+ से। फर्स्ट स्टेप NaOH 368 केल्विन, सेकेंड H+। और अगर और ज़रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, यानी और स्टेबल कर दें इंटरमीडिएट को, NO2 NO2 NO2, फिर क्या होगा, और माइल्ड कंडीशन में भी कर पाएंगे। तो फिर ना तो किसी बेस की ज़रूरत है, सिर्फ वार्म वाटर से ही ये रिएक्शन हो जाएगा, H2O वार्म। क्यों इंटरमीडिएट को ये स्टेबल कर रहा होगा, OH पिक्रिक एसिड बन गया। तो हम समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या असर हुआ कि उसने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया। इस वजह से कंडीशन हम माइल्ड करते करते चले गए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ गए। तो मैकेनिज्म से पता लगा कि नेगेटिव चार्ज घूमेगा। अगर यहाँ OH- का अटैक हुआ तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूमता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों जगह ये ग्रुप लगे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए फेवर होगा रिएक्शन होना। मेटा पे क्या हुआ, मेटा पे क्यों असर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है। तो हाँ, थोड़ा बहुत -I से रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो करेगा, लेकिन +m की बात नहीं है। इनेक्टिव इफेक्ट तो बहुत पुअर होता है, यहाँ पे लगा भी दिया तो यहाँ तक पहुँचेगा, कितना पहुँचेगा, नेग्लिजिबल। पर +m -m क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, कितनी भी दूर हो इफेक्ट सेम आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे हेलोएरीन या फिर एराइल हैलाइड को।